तो चलिए आज सोल्व करते हैं मॉक टेस्ट पेपर 1 दिसंबर 2022 का अकाउंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का। उसमें पहला क्वेश्चन था कि जो कंपेंसेटिंग एरर्स होते हैं उनसे क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होता है। लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, तो ये गलत है। ट्रायल बैलेंस जो है वो कंपेंसेटिंग एरर के कारण एग्री कर जाता है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ था वो क्या है, वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कंपेंसेटिंग एरर जो है ना उसमें एग्री कर जाता है क्या, ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है और उस पर ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट होते हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखिए, एक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। देखिए अब एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हुए हैं उन सब कुछ को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे कैश बेसिस का बात कर दिया, यानी कि रिसीव पेमेंट जिसको हम बनाते हैं वैसा कुछ बात, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें क्या होता है कि जब वो अकर या फिर अक्रीव होते हैं, ड्यू होते हैं, उनको हम मान लेते हैं किसमें, एक्रूअल में। लेकिन क्या ये कैश बेसिस है? नहीं। कैश बेसिस में जब हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, कैश बेसिस। तो ये भी जो है स्टेटमेंट जो दिया हुआ था वो भी फॉल्स था। कैसे फॉल्स था? क्योंकि ये जो है उसमें लिखा हुआ है कि क्या वो कैश बेसिस का होता है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कैश बेसिस को बिल्कुल नहीं मानता, वो जो है वो ड्यू बेसिस को मानता है कि पे किए या नहीं किए, अगर वो एक्रीव हुआ है तो मान लेंगे, लेकिन कैश बेसिस में पे किया जाता है। ठीक है, ये फॉल्स था। वैसे ही थर्ड, अब देखिए थर्ड में क्या था। थर्ड में आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रियल अकाउंट है। तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंसेस को जो रिलेटेड टू कंसाइनमेंट या कंसाइनी या कंसाइनर कह सकते हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एक्सपेंसेस को। तो क्या ये रियल अकाउंट है? नहीं, ये तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स था। फोर इसमें था कि ड्यू डेट के बाद जब हमारा जो है, जो ड्यू डेट मेरा एक लास्ट हो रहा है, ठीक है, कोई ईयर कोई मंथ खत्म हो रहा है और ड्यू डेट जो है उसके बाद फॉल कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो रेड इंक होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ था कि क्या वो रेड इंक होता है, तो हाँ वो रेड इंक ही होता है। क्यों? क्योंकि वो जो ड्यू डेट हमारा है वो क्लोजिंग टाइम के बाद फॉल कर रहा है। ठीक है, अकाउंट जिस दिन हम क्लोज कर रहे हैं उसके बाद फॉल कर रहा है ड्यू डेट। 31 मार्च को हम बंद कर रहे थे, हमारा ड्यू डेट आ रहा है अप्रैल या मई में, तो क्या हो गया, वो रेड इंक हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या हम 6% इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स लोन पे? बिल्कुल, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं हर एक पार्टनर को जो भी लोन दिया रहता है। लास्ट वन था कि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं, ठीक है, तो क्या हम जो अमाउंट ड्यू होता है हमारा, मतलब जो रिसीव्ड नहीं होता है, क्या उसको हम क्रेडिट करते हैं? नहीं। देखिए फॉरफीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट में। जितना आप किसी कॉल का पैसा आपको मिल गया है उसे आप फॉरफीचर को क्रेडिट कर देते हैं। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि नहीं, उसको क्रेडिट नहीं करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं जो ड्यू अमाउंट होता है, जो नहीं मिला हुआ था। जी नहीं, जो नहीं मिला हुआ होता है वो फॉरफीचर में क्रेडिट नहीं होता है। फॉरफीचर में वही क्रेडिट होता है जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया रहता है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स। जो अमाउंट रिसीव हो गया है हमें फॉरफीचर पे, उसी का हम फॉरफीचर अकाउंट पे क्रेडिट करते हैं। बाकी जो क्रेडिट करते हैं वो अमाउंट जो एरियर होता है, जो नहीं रिसीव रहता है उसको। लेकिन फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा उस अमाउंट के साथ जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया। ठीक है, अब देखिए बी। फर्स्ट के बी में था कि जो पॉलिसी हमारा होता है, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी एक कंपनी फॉलो करती है, तो उसमें चेंजेज अगर हम ला रहे हैं, कभी ये पॉलिसी कभी वो पॉलिसी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो पहला इम्पैक्ट तो यही होगा कि रिजल्ट हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। कभी हम कुछ और मेथड अपना ले रहे हैं कैलकुलेशन करने, कभी कुछ और, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएंगे। और प्रॉब्लम कब होगा? जब दोनों को हम मैच करेंगे। ठीक है, प्लान किए थे उसके बाद हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, दोनों को मैच करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल हम कुछ और अडॉप्ट किए थे मेथड और इस साल हम कुछ और मेथड अडॉप्ट किए। नेक्स्ट वन, जैसे एग्जांपल भी देना था तो वही मैंने लिखा कि जो फीफो मेथड हम पहले यूज कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद हम उसको रिप्लेस करके लीफो मेथड इस बार अपना रहे हैं, तो दोनों में क्या चेंजेस होगा? दोनों अलग अलग रिजल्ट देंगे। जो इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करेंगे फीफो मेथड से उसका वैल्यू, और जो मेथड लीफो से हम इन्वेंट्री फाइंड करेंगे उसका वैल्यू, दोनों अलग अलग होगा। अब देखिए सी, ये सारे कुछ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन हैं। सी में क्या है, इसमें पूछ रहा था कि कौन सा एरर है। तो फर्स्ट जो था कि क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। तो देखिए क्रेडिट सेल किए मतलब
हम कैश के लिए सेल नहीं किए, क्रेडिट सेल किए। तो क्रेडिट सेल में क्या होता है कि उसमें परचेज का तो कुछ मतलब नहीं है, परचेज का होता है डेबिट बैलेंस और सेल का होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जो रॉन्ग अकाउंट जो है ना वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन। देखिए तीनों समझाता हूँ। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि बिल्कुल गलत कर देना, और ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता तो वो क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन। जैसे परचेज को आप सेल को आप परचेज बता दिए, मतलब जो क्रेडिट होना था उसको डेबिट बता दिए, तो क्या एग्री करेगा ट्रायल बैलेंस? बिल्कुल नहीं एग्री करेगा। एरर ऑफ कमीशन मतलब आप लिखे ही नहीं। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब सब कुछ सही रहेगा लेकिन नाम सिर्फ अलग है, जैसे राम को डेबिट करना था आप श्याम को डेबिट कर दिया। तो फर्स्ट वन क्या था कि सेल को आप परचेज मानिए, ठीक है, तो कमीशन हो गया, गलत था वो चीज़। दूसरा था कि आप लिखे ही नहीं हैं, मशीनरी तो आप जो है उसे सेल किए हैं और लिखना ही भूल गए, यानी कि एरर ऑफ ओमिशन, लिखे ही नहीं। वैसे ही दूसरा ये कि परचेज किए और लिखे ही नहीं, तो वो भी क्या हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। थर्ड क्या था कि परचेज किए हैं गुड्स वर्थ जो 1520 में, यानी कि 1520 में परचेज किए और रिकॉर्ड कर दिए 1250 में, तो उल्टी जो गलत हम रिकॉर्ड किए हैं, इससे हमारा अमाउंट भी अलग हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कमीशन। अब देखिए लास्ट वन बोल रहा है कि सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है लेकिन यहाँ पे कैश टू सेल्स हो गया, तो अमाउंट तो बिल्कुल सेम रहेगा, कैश डेबिट दोनों में रहेगा। सेल की जगह पे फर्नीचर, फर्नीचर की जगह पे सेल लिखा गया। तो नाम में जब गलती होता है तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे नेम में गलती है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर अमाउंट में गलती है एरर ऑफ कमीशन, और कुछ भी लिखे ही नहीं, ओमिट कर दिए, छोड़ दिए, तो वो एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, वन का भी हो गया। आइए देखते हैं टू का है डेप्रिसिएशन। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरा मानना है कि सबसे आसान कुछ था तो डेप्रिसिएशन में ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मशीन का वैल्यू दे दिया गया है 1 अप्रैल 2020 को, जिसका वैल्यू कितना है 21,15,250, यानी 21,15,250। अब इसी के 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। कैसे? बोला है कि ये तो 1 अप्रैल 2020 का है, इसमें एक पार्ट 4,16,200 का है जो 2017 से है, 2017 अप्रैल से था, तो उसको हम M1 मानिए, इसी का पार्ट है ये। तो M1 मानिए कि 4,16,200 का है। इसको हम क्यों माने हैं, क्योंकि ये बिकने वाला है। आगे क्वेश्चन में है कि ये बिक गया, फिर एक और मशीन इसी का पार्ट्स का है जो फिर बाद में बिका, और फिर जो थर्ड जो बिका ही नहीं बिका है। तो M1 416,200, ये टोटल वैल्यू तो दे दिया 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन उसी में से एक जो है जो 2017 को था, जिसका वैल्यू था 4,16,200। ठीक है, अब दूसरा जो था वो था उसी तारीख को लेकिन 2018 को, ये 2017 के स्टार्टिंग में, ये 2018 के स्टार्टिंग में, इसका वैल्यू था इतना, इसको मान लिया हम M2। अब बोलेंगे कि इसको अलग अलग क्यों किया, इसलिए क्योंकि दोनों बाद में सेल हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे सेल हो रहे हैं, तो दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है। कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है दोनों पर अभी तक, वो दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम अलग किए। अब दोनों को जब हम इसमें से अलग कर दिए तो 2 पार्ट तो बिक गया, बाद में आगे जाकर 1 जुलाई 2020 को इसका जो पार्ट है 2020 के अप्रैल में, इसका 2 पार्ट, ये और ये दोनों बिक गए। कब बिक गए? ये दोनों बिक गए 1 जुलाई 2020 को, दोनों बिक गए। तो दोनों में देखेंगे कि डिप्रिसिएशन कितना कितना लगा है। ठीक है, ये समरी बता रहे हैं क्वेश्चन का। और लास्ट वन, इन दोनों को अगर हम जोड़कर इसमें से हटा देते हैं तो जो हमारा वैल्यू बचेगा वो तो पूरे साल तक रहेगा, क्योंकि ये जुलाई 2020 में बिक गए, हमें अकाउंट बनाना है 2021 का ही, तो ये दोनों बिक गए तो हम पता कर लेंगे कि जुलाई तक इन दोनों पर कितना डिप्रिसिएशन था। लेकिन M3 जो इसी का पार्ट है, जो बचा हुआ है अभी बैलेंस है, वो कैसे निकलेगा? जैसे ये तो हमारा वैल्यू था और ये दोनों मशीन का अमाउंट, दोनों मशीन जो बिकने वाले हैं पहले ही, ईयर एंडिंग से पहले ही, तो उन दोनों को माइनस कर दिए, तो जो बचा वो 14,61,050, ये तो पूरे ईयर तक रह जाएगा, ये बिका ही नहीं है इतना पार्ट। मतलब आप समझिए इसका 2 पार्ट, इतने का अमाउंट, इतने का एक मशीन, और एक मशीन इतने का बिक चुका है। एक खरीदा गया था 18 को, मतलब इस पे 2 साल और समथिंग डिप्रिसिएशन लगेगा, और एक खरीदा गया था 2017 को, तो इस पे 3 साल और 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, और इस पे 2 साल और 3 महीने का। बात क्लियर कट है। और ये जो बच जाएगा मतलब अप्रैल 2020 से ही इस पूरे ईयर का ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पूरा जो है इसका एकदम डिटेल में आपको दिखाते हैं। यही क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 4,16,200 जो 1 अप्रैल 2017 का इसका वैल्यू है, वो 1 जुलाई 2020 को बिक गया, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 3 साल 3 महीने का। कैसे? जैसे कि देखिए फर्स्ट तो पूरे साल का लगेगा, और WDV मेथड है, ठीक है, और 10%।
तो 416,200 अप टू 2018 हम लगाए हैं, कितना आया 43,620। तो वैल्यू कितना बच गया होगा, फिर डिप्रिसिएशन के बाद वैल्यू बच गया 3,74,580। अभी मैं एक बहुत आसान सा अभी आपको कैलकुलेटर पर करके दिखाऊंगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा तीनों साल का। फिर वैसे ही फिर हम 2019 तक का निकालें, जो वैल्यू बचा 2018 में, तब 2019 में। स्टार्टिंग में इसका 17 में इतना वैल्यू था, तो हम 18 में लाएँ तो 10% डिप्रिसिएशन पूरे ईयर का, वैसे 19 में लाएँ तो 10% जो बचा हुआ वैल्यू था उसका, क्योंकि WDV है तो बचे हुए मेथड पर ही, बचे हुए वैल्यू पे ही निकालेंगे। और फिर जो बचा है उसको 2020 तक, उस पर भी डिप्रिसिएशन निकालिए। अब जो बचा, क्या 2020 के पूरा 2021 तक निकालेंगे? नहीं, ये भाई जुलाई में बिक गया है, तो अप्रैल मई और पूरा जून, जुलाई के तो 1 तारीख को बिक गया, यानी 3 महीने के लिए और डिप्रिसिएशन इस पर लगेगा। तो लगा दिए तो 7585। अब वैल्यू इसका कितना बच गया, जैसे ही इसमें से हम इसका वैल्यू माइनस किए तो वैल्यू बच गया आपका 295,825। और ये जो वैल्यू बचा वो कब, 1 जुलाई 2020 को। आज ये बिकने वाला है, कितना में बिका, 90,000 में। तो 90,000 में जब ये बिका तो इसका लॉस जो हम उठाएं वो 20, 58, 25 हमारा लॉस होगा। अब देखिए ये आसानी से कैसे निकलेगा। हम जान रहे हैं कि हमें 2017 अप्रैल को हम लिए थे, अब इसको हमको ले जाना है जुलाई 2020 तक, देखेंगे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस कैलकुलेटर उठाना है और देखना है कि वैल्यू कितना था, 416,200 यही था। अब 416,200 पर 3 साल तक लगातार WDV मेथड लगाते रहिए, -10%, -10%, -10%। ये जो आया आपका वैल्यू, ये 3 साल के अंत का है, यानी कि 2020 के मार्च का। ये देखिए, ये जो है 2020 के मार्च का 3034 जो आपका 10 दिख रहा है वो यही है, 3034, 09 था तो इसको 10 कर दिया, 0.8 था, ठीक है। अब जो ये वैल्यू बचा है अभी, इस पर भी तो 3 महीने का लगेगा ना, क्यों, क्योंकि जुलाई में बिका था 2020 में, इंटू 3 मंथ, इंटू जो हमारा 10% निकालना है वो, अब ये 1200 से डिवाइड हम इसलिए कहें कि 12 तो मंथ के लिए और 00 जो 100 के लिए 10% लिए थे, 10 ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे 100, 7585। तो आराम से आप निकाल सकते कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और जो वैल्यू आपका आएगा वो 295,820। हालांकि ध्यान आपको ये रखना कि जब भी आप माइनस करते जाए वैल्यू नोट करते जाए कितना का एसेट अभी बचा है। तो इतना का एसेट बचा था और 90,000 में बिका था, तुम्हारा लॉस कितना उठाया, 20, 58, 25। तो देखिए इसको हम अकाउंट में शो कैसे करेंगे। देखिए डायरेक्टली जो है डिप्रिसिएशन अकाउंट में ऐसे आपको गलत नहीं होगा कि 1/4/2017 को जो हमारा बैलेंस BD M1 हम जिसे माने हैं वो है 416,200, और इस पर हम 1/7/2020 तक पूरा डिप्रिसिएशन लगाएं तो टोटल डिप्रिसिएशन उधर हम कैलकुलेट कर लेंगे 3 साल और 3 महीने का, 123,75 इतना है। और बीका कितने में है, 90,000 में। जो हमारा लॉस उठाना पड़ा है वो 20, 58, 25 का। इस पे खत्म हो गया M1 की कहानी। अब जो मशीन 2 था उसका देखिए, ये था मशीन 2 जिसका वैल्यू था 238,000, और ये हम कब खरीदे थे, 1 अप्रैल 2018 को, यानी 1 साल उसके बाद में। तो उसका तो 1 अप्रैल 2017 में लिए थे, तो और इसको कब लिए, 1 अप्रैल 2018 को। तो इस पर कितने साल का इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई 2020 को बिक गया है तो इस पर पूरे 2 साल और 3 महीने का लगेगा। तो पहले साल पूरा 10% पूरे ईयर का लगा दिया, डिप्रिसिएशन इतना आया, और वैल्यू में से जो है वो डिप्रिसिएशन माइनस करके इतना वैल्यू आया हमारा। फिर इस पे 10% हम लगाएं, ये वैल्यू आया, उस पर 10% तुम्हारा इतना वैल्यू। फिर इस पे जो है वो 3 मंथ का, अप्रैल, फिर मई और जून, जुलाई में तो बिक ही गया, जून तक रहा, उस पर लगाएं तो इतना है। इस पर भी वही ट्रिक लगाइए आप, कोई तकलीफ की बात नहीं। 2 साल 3 महीने का लगाइए, इस पर कितना है 238,000, ठीक है, -10% 1 साल, -10% 2 साल हो गया। अब ये जो वैल्यू आया इसमें आपको निकालना है 10%, इतना हो गया, इंटू 3 मंथ डिवाइडेड बाय 2, देखिए 4819, यानी कि 4820 आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि डिप्रिसिएशन जितना आ रहा है आप डिप्रिसिएशन को नोट करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू हमारा अभी बचा है उस पर हम देखेंगे कि हम बेचे हम जितना में है उस पर कितना भी वैल्यू बचा हुआ है। जैसे एसेट तो इतना का है, तो इस पर 2 साल 3 महीने में कितना डिप्रिसिएशन लग गया है, ठीक है, उसको माइनस करके जितना वैल्यू बचा है उस वो बिका कितने में। तो इसमें साफ लिखा था कि 0 रुपये में बिका, मतलब डिप्रिसिएशन लगाने के बाद भी जो हमारा वैल्यू इतना बच रहा था
0 रुपए में बेचा, मतलब ये पूरा तो हमारा लॉस हो गया। अब इतना हमारा वैल्यू बच रहा था डिप्रिसिएशन के बाद एक मशीन का, ठीक है, और बिका 0 रुपए में, लिखा हुआ था कि कुछ भी हमें रियलाइज नहीं हुआ। तो जब मिला ही नहीं हमें, यानी कि ये हमारे लिए हो गया लॉस, हमें कुछ मिला ही नहीं, ये पूरा हम लॉस में दिखा देंगे। तो दूसरे मशीन का भी आप देखिए एंट्री। अब देखिए दूसरा मशीन जो 1 अप्रैल 2018 को हम खरीदे थे 2,38,000 में, ठीक है। अब इस पे भी तो डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ठीक है, M2 का डिप्रिसिएशन देखिए एक साथ 20 में ये भी बिक गया है, डिप्रिसिएशन टोटल डिप्रिसिएशन इसमें 50,040 लगा, और बिका तो बिल्कुल 0 रुपए में है। तो टोटल हमारा लॉस जो है, इसमें से हम डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो हमारा लॉस 18,79,60 हो गया M2। अब M3 जो है वो इन दोनों मशीन को जोड़कर, और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, जो ये दोनों तो बिक गया उतने में से, जो अमाउंट स्टार्टिंग में था 21,15,250 21,15,250, उसमें ये तो बिक गए। तो बाकी जो बचा था ना 1 अप्रैल 2020 में ही, वो बचा था ये बैलेंस, ठीक है। तो उसको मान लिया M3। अब M3 पे जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो तो फुल ईयर का लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में भी अप्रैल में भी इतना ही वैल्यू का था। अब आप बोलेंगे कि स्टार्टिंग में इसको क्यों नहीं अप्रैल में निकाले? अरे भाई ये जुलाई में जो है बिक गया 2020 का, तो हम पूरा 17 पे खरीदा गया था, तो जुलाई 2020 तक डिप्रिसिएशन निकालिए। वैसे ये 18 में खरीदा गया था और जुलाई में ही बिक गया, तो पूरा जुलाई का डिप्रिसिएशन निकालिए। और ये जो है ये बिका ही नहीं है, तो इसका पूरे साल तक अंत तक जाएगा, तो इसका डिप्रिसिएशन 1 साल का 14,6105। वहीं पे उसी क्वेश्चन में था कि आप 1 जुलाई को ही एक और मशीन खरीदे, बेचे तो हैं ही 2, और एक और खरीद लिए तीसरा, तो उसको दे दिए M4। और जो 2 मशीन को बेचने के बाद जो हमारा वैल्यू बचा था उसको तो हम M3 का दिया। जैसे 21,15,250 हमारा अमाउंट था, उसी में से दो अमाउंट का हम 2 बेच चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा बच गया था इतना, तो इसमें पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन इतना लगा दिए। वहीं पे हम देख रहे हैं कि एक और खरीदे M4, जिसका कीमत है 4,44,800, लेकिन क्योंकि हम इसे जुलाई में खरीदे थे, तो इसको अगर हम 21 मार्च तक ले जाएंगे, मतलब मार्च 2021 तक, तो इस पर कितना महीना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 9 महीना लगेगा। तो 9 महीना का डिप्रिसिएशन 10% से इतने पे आप लगाएंगे तो 3,360 आएगा। वैसे ही फिर क्या हुआ कि 1/9 यानी कि सितंबर में फिर से M5 यानी कि एक और मशीन खरीदे 250 का, इस पर भी पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन लगा। इन पर पूरे ईयर का क्यों लग रहा है? क्योंकि ये लोग अभी बिके नहीं है, पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन लगा है, तो इस पर आया 14,583। अब इन जो डिप्रिसिएशन आ गया, ये लोग तो बिके नहीं है, तो इनका जो होगा, ये सब डिप्रिसिएशन घटाने के बाद इनका कुछ वैल्यू बचेगा। तो डिप्रिसिएशन जब घटा दिए तो इनका वैल्यू बचा बैलेंस CD इतना इतना और इतना। और जब हम सम किए तो आ गया, मैच कर गया। अब इसको एक और तरीका से आप बना सकते हैं। डिप्रिसिएशन देखिए बहुत आसान था, हार्ड नहीं था। उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जो पूरा डिप्रिसिएशन ओवरऑल फाइंड करने के बाद जो वैल्यू इतना बच रहा था, उसको में हम सेल किए थे हम इतने में, दूसरे का वैल्यू बच रहा था इतना, उसको हम सेल कर दिए इतने में, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। तीसरा जो हमारा बचा हुआ था उसी में से बैलेंसिंग फिगर से निकाले हम। बैलेंसिंग फिगर यहाँ 21,15,250 में बार बार बता रहा हूँ, जिसमें से 2 जो मशीन थे ये और ये, इन दोनों बिक गए थे, इसी के अमाउंट के थे, तो ये दोनों बिक गए, तो इन दोनों को हटा दीजिए, जो बचा वो तो पूरे साल तक हमारा है, बिका ही नहीं है। तो ये जो है इसका अमाउंट 14,61,050 ये पूरे साल तक हमारा रहा था। इस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन फिर वही सिंपल, इसी पे 9 मंथ का। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जुलाई में खरीदा गया था जब ये लोग दोनों बिक गए थे, वहीं एक और सितंबर में खरीदा गया, तो इस पर 7 महीने का डिप्रिसिएशन लगा दिया, दोनों का बैलेंसिंग फिगर सेम हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़्यादा कहूँगा कि आप उससे नहीं, बल्कि इससे रेफर करें, जो कि कई हद तक ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वो है क्वेश्चन नंबर BRS है, तो इसमें उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए 2 का भी देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या कहता है BRS? देखिए पहले ही आपको मैं बता दूं कि ऊपर जो बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, उसको भूल जाइए आप। डेबिट और क्रेडिट मतलब प्लस माइनस, लेकिन बैलेंस जिस पर दिया हुआ है ना कि बैलेंस एज पर पासबुक है या एज पर कैश बुक, उसी में हम प्लस माइनस करेंगे। मतलब देखेंगे सामने वाले को और प्लस माइनस करेंगे हम जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब हमें प्लस माइनस जो करना है वो पासबुक में करना है। अगर पासबुक में गलती है तो भी प्लस माइनस पासबुक में ही, कैश बुक में गलती है तो भी प्लस माइनस पासबुक में ही। कहेंगे फिर ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस का मतलब, देखिए बैलेंस जो है हमारे पैसे रखती है, ठीक है, तो वो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो अगर वो क्रेडिट साइड रहता
तो यहाँ पे प्लस 75,000 मिलता, मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक होता। लेकिन डेबिट बैलेंस है मतलब अनफेवरेबल एज पर पासबुक, एज पर पासबुक याद रखिएगा। तो 75,000 क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, जबकि बैंक का जो है एक्चुअल वो होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हम उसके पास लायबिलिटी जमा करके रखते हैं। उसका बैंक का एक लायबिलिटी होता है कि वो हमें अमाउंट पे करे, बैंक तो हमें पे ही करेगा ना हमारा अमाउंट। तो जो उसके पास हमारा अमाउंट वो डिपॉजिट रहता है वो होता है बैंक के लिए क्रेडिट। और एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक कौन बनाता है, वो तो बैंक ही बनाता है, हम तो कैशबुक बनाते हैं। तो पासबुक जो है उसके लिए फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट दिया हुआ है इसलिए माइनस इंटू, मतलब ये जो दिए हुए हैं ब्रैकेट में, यानी कि ये माइनस में 75,000 क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है, एज पर पासबुक है, याद रखिएगा। अगेन आई एम सेइंग चेक डिपॉजिटेड नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। जरा सोचिए, चेक हम डिपॉजिट कर दिए बैंक में, यानी बैंक तो उसको डिपॉजिट करके अमाउंट बढ़ा दिया होगा, लेकिन कैश बुक में हम कुछ नहीं किए। मैं आपको क्या बोला कि ऊपर एज पर पासबुक दिया हुआ है, मतलब प्लस माइनस हमको पासबुक में ही करना है। तो ये गलती कहाँ हुआ है, या तो गलती तो कैशबुक में होगा क्योंकि कैशबुक रिकॉर्ड ही नहीं दिया, लेकिन प्लस माइनस हमें कहाँ करना है, ऊपर लिखा हुआ है कि हमें जो फर्स्ट पॉइंट देखना है वो पासबुक में प्लस माइनस करना है। तो कैशबुक में अगर हम प्लस नहीं किए हैं और हम पासबुक में हम प्लस कर दिए, मतलब हमारा बैंक में इंटर हो गया लेकिन कैशबुक में इंटर नहीं हुआ, तो कैशबुक हमारा डाउन दिख रहा होगा। तो प्लस माइनस हमें कहाँ करना है, पासबुक में। तो पासबुक को भी हम डाउन कर देंगे तो वो मैच कर जाएगा कैशबुक से, तो -1200। वैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, 1,02,000 में से जो था वो 60,000 प्रेजेंटेड हो गया था 30 जून तक, ठीक है, लेकिन बाकी जो था ना वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। कितना प्रेजेंट नहीं होगा, तो आप सोचिए 1,02,000 आप दिए प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इतना मतलब आप कैशबुक से आप घटा दिए होंगे कि हम 1,02,000 दे दिए, लेकिन एक्चुअली में 60,000 ही घटा है, ठीक है। तो कैशबुक तो पूरा घटा हुआ होगा, कैशबुक 1,02,000 आप घटा दिए कि हाँ लो प्रेजेंट कर दिए तुमको, किस चीज़ के लिए, पेमेंट के लिए। तो जब चेक आप दे दिए तो आप तो माइनस कर देंगे कैशबुक में कि देखिए मैं इतना घटा दिया, लेकिन बैंक वाला क्या उतना घटाया नहीं, वो 30 जून तक यही दिखाएगा कि आपका 60,000 ही जो है वो पे हो गया था, बाकी आपका पे नहीं हुआ है, ठीक है। तुम्हारा कैशबुक तो पूरा घटा हुआ होगा ना, 1,02,000 से घटा हुआ होगा, जबकि 60,000 तो अभी घटा ही नहीं है, मिला ही नहीं है एक्चुअली में। क्यों कर रहा हूँ 60,000 नहीं मिला, क्योंकि ये 30 जून तक नहीं मिला है 60,000। क्वेश्चन में वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 60,000 वी आर प्रेजेंटेड ओनली फॉर पेमेंट टिल 30 जून, मतलब 30 जून तक 60,000 जो था ना वो घट चुका था, मतलब जो हमारा कैशबुक में है वो 60,000 घट जाना चाहिए था, लेकिन घटा कितना है, वो पूरा 1,02,000। तो हम 42,000 अगर हम पासबुक से भी घटा दें तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर वो 1,02,000 से घटा है और बैंक सिर्फ 60,000 से घटाया है, जरा सा सोचिएगा, बैंक इतना ही पे कर पाया है 30 जून तक, तो बैंक को और पे करना चाहिए ना, तभी तो मैच करेगा कैशबुक से। और प्लस माइनस हम यहाँ पे क्यों करें, क्योंकि मैच पर पासबुक बना रहे हैं, तो -42,000। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो रिवर्स है, उल्टा है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, उल्टा भी आप बना सकते हैं। सिर्फ 75,000 का प्लस कर दीजिए, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिखा वो उससे कोई मतलब नहीं रखिए, यहाँ पे 75,000 प्लस में और बाकी सारे को जो माइनस में उसको प्लस में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का मतलब था कि अगर बैलेंस एज पर पासबुक है, यानी कि हमको पासबुक में ही प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि चेक इशूड जो 1,02,000 से वो घटा दिया, लेकिन एक्चुअली में 60,000 से ही घटा है, तो हमें और भी घटा देना चाहिए, हमें भी, हम नहीं हमें और घटाना चाहिए। बैंक 60,000 से ही घटाया है, तो बैंक को क्या करना चाहिए, 42,000 से और घटा देना चाहिए, ताकि जो कैशबुक 1,02,000 से घटा हुआ है सेम हमारा भी 1,02,000 से घट जाए। चलिए नेक्स्ट वन था कि चेक जो हमें रिसीव हुआ था उसको कैशबुक में लिख दिए, मतलब हमारा कैशबुक बढ़ गया था, लेकिन हम उसको पासबुक में नहीं लिखे थे। बताइए, पासबुक में प्लस माइनस करना है और पासबुक में ही नहीं लिखे हैं, क्या चेक रिसीव, तो पासबुक में लिख दिए प्लस 12,000, बात खत्म। नेक्स्ट वन, चेक नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए 30 जून तक एक चेक है जो कलेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो कलेक्ट नहीं हुआ है मतलब हम दिए थे कोई चेक कि आप कलेक्ट कर लीजिए, और मैं उसको कैशबुक में लिख दिया हूँ कि हाँ मेरा इतना कलेक्शन के लिए आएगा 12,000, लेकिन बैंक अभी कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक को क्या करना चाहिए, कलेक्ट कर लेना चाहिए ना, तभी तो वो कैशबुक के बराबर ही करेगा। कैशबुक में तो 12,000 लिख दिए हम, तो 12,000 प्लस कर दिए। अब चेक नॉट येट कलेक्टेड, हम चेक तो कलेक्ट, वही ऊपर वाला बात ही नीचे भी है, चेक उसमें अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कैशबुक में हम दिखा दिया कि कलेक्टेड है। इसका मतलब यही है कि चेक नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, मतलब कैशबुक कलेक्ट कर लिया है, कैशबुक में शो कर दिए कि हम कलेक्ट कर लिए, तो पासबुक में भी 6,000 हम ऐड कर देंगे। अब डायरेक्टली पेड बाय बैंक, जरा से ये सोचिए, हम पैसा बैंक जो है वो डायरेक्टली पे कर दिया, तो वो क्या कर दिया होगा, पासबुक को नीचे कर दिया होगा, और हम तो कस्टमर हैं, हम कैशबुक बनाते हैं, हमें तो पता नहीं है कि बैंक चार्ज दे रहा है क्या दे रहा है, ये
पे कर दिया है बैंक, ठीक है, किसी चार्ज को मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, तो जब वो डिडक्ट कर लिया तो वो तो पासबुक घटा दिया होगा। तो जब वो घटा दिया है तो एज पर हम पासबुक बना रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली उसे घटाना नहीं बल्कि उसको प्लस 1800 दिखा देना चाहिए, ताकि जो कैशबुक जो भी नहीं घटा है उसी के बराबर ये भी दिख जाए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक, अब बैंक चार्ज कर दिया ओवरड्राफ्ट, हमारा पे कर दिया हमारे अकाउंट से, लेकिन हम कैशबुक में तो नहीं लिखे होंगे, हमें पता थोड़ी है कि वो क्या चार्ज पे कर रहा है, क्या बैंक पूछने आएगा आपसे चार्ज पे करने के लिए, नहीं, तो बैंक तो घटा दिया होगा। तो बैंक जब घट गया होगा तो क्या वो मैच करेगा कैशबुक से, नहीं, तो कैशबुक से मैच करने के लिए उसको फिर से वापस लाएं और प्लस 4800, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब माइनस है। देखिए, बैंक चार्जेज इंटर ट्वाइस इन द कैशबुक, अब कैशबुक 2 बार घट गया चार्ज, किसी तरीके से मैंने उसे 2 बार डाउन कर दिया, तो क्या पासबुक में वो 1 टाइम एबव नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, तो इसको भी 1 टाइम डाउन कर दीजिए, 240 खत्म। इंश्योरेंस चार्जेज चार्ज बाई बैंक, अब बैंक इंश्योरेंस चार्जेज पे कर दिया, ठीक है, हमें पता नहीं था, कैशबुक में भी घटाए नहीं है, तो कैशबुक तो हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, तो पासबुक से अगर हम घटा दिए हैं 210 तो उसको प्लस 210 अगर हम कर देंगे तो वो कैशबुक से मैच कर जाएगा। वैसे ये कि कैशबुक का जो क्रेडिट साइड होता है ना, पेमेंट साइड, वो हम कम दिखाएं, तो सोचिए हम कैशबुक में कम दिखाए हैं कि हम कम पे किए हैं, मतलब हमारे पास कैशबुक में भी और पैसा दिखाएगा ज़्यादा, तो जब कैशबुक में ज़्यादा हमारा पैसा दिखा रहा होगा तो हम पासबुक में क्या करेंगे, प्लस 6000 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा पासबुक भी ऊपर हो जाए और कैशबुक से मैच कर जाए, प्लस माइनस जब भी करेंगे वो पासबुक में करेंगे। अब देखिए बिल डिजॉनर्ड हो गया, ठीक है, 3000 का बिल था, डिजॉनर्ड हो गया, हम तो बिल दे दिए कि लीजिए भाई मेरा बिल जमा कीजिए 3000 का, और हम लिख दें कि हमारा बिल जो है वो कैशबुक 3000 से बढ़ गया, लेकिन वो क्या हो गया, 3000 डिजॉनर हो गया, तो बैंक तो 3000 कम कर दिया होगा, तो बैंक को क्या चाहिए कि वो कम ना करे, क्यों, क्योंकि कैशबुक अभी 3000 प्लस दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे 3000 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। वहीं पे नोटिंग चार्जेस जो है ना, वो हमारा जो बैंक वो पे कर रहा है, तो नोटिंग चार्जेस अगर बैंक पे कर रहा है तो हमें तो नहीं पता है, हमारा तो कैशबुक अभी भी बढ़ा हुआ ही दिख रहा होगा, तो इसको भी 100 से बढ़ा देंगे, यानी कि टोटल 3100 से बढ़ा देंगे, तो बैलेंस क्या आएगा, ऊपर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक था तो नीचे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, ऊपर पासबुक नीचे कैशबुक, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, समझ में आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हर जो BRS का है उसमें देखिएगा, अगर एज पर पासबुक है मतलब प्लस माइनस जो है वो आपको पासबुक में ही करना है, जैसे चेक डिपॉजिट कर दिए थे हम, ठीक है, और कैशबुक में नहीं हम इंटर किए थे, यानी कैशबुक हमारा डाउन होगा, तो हमारा प्लस माइनस कहाँ करना है हमको, क्योंकि बैंक पासबुक यानी बैंक में करना है प्लस माइनस, तो हम बैंक को भी 1200 से डाउन कर देंगे, हम ऐड भी करेंगे तो पासबुक में ही, डाउन भी करेंगे तो पासबुक में ही, डाउन कब करेंगे, अगर कैशबुक डाउन है तो इसको भी डाउन, अगर कैशबुक किसी वजह से ऊपर चल गया तो इसको बात करता। चलिए 2 के बी के बाद 3 का ए, 3 का ए है कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट में क्या था कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है कि जो गुड्स हमारे जो अभी रास्ते में रह गए थे उस पर कितना खर्चा हुआ था, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 100 केसेस जो थे वो इन ट्रांजिट लॉस हो गए थे और 200 जो केसेस थे वो स्टिल इन ट्रांजिट थे, मतलब टोटल 300 जो वो अभी रीच नहीं किए थे, किसके पास, कंसाइनी के पास, तो उसके पास पहुंचे कितने होंगे 1700, क्यों, क्योंकि 2000 का भेजा गया था जिसमें 300 अभी गया ही नहीं है, 200 100 तो खत्म हो गया, हमेशा करिए अब नॉर्मल हो गया, लेकिन उसमें से 200 जो था अभी भी रास्ते में ही था, मतलब पहुंचा नहीं था। अब देखिए तो गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट 200 केसेस थे, एक का वैल्यू था 1000 यानी कि 2 लाख, 2 लाख का भी यहीं पे रुका हुआ है, 2 लाख का सामान। अब बोल रहा है कि कंसाइनर जो है वो देखेंगे आप 3 खर्चे हैं, कैरेज, फ्रेट और लोडिंग, 20, 60 और 20 यानी कि 100, यानी कि 1 लाख, 1 लाख उनका जो रुपए है वो 2000 केसेज पर है, तो 200 जो अभी स्टिल इन ट्रांजिट है उस पर कितना होगा, तो वही करिए 1 लाख बाई 2000 इंटू 200 कितना आया 10,000, तो टोटल 2,10,000 कितने पे है, 200 केसेस पे लगा हुआ है इनका। अब देखिए वही जो कंसाइनर का एक्सप्रेशन दिखा दिया, एबनॉर्मल लॉस पे आइए, एबनॉर्मल लॉस कितना, 100 जो गुड्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, रास्ते में ही खत्म हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो एक का कीमत 1000 है तो 100 का कीमत 1 लाख। अब इस पर कंसाइनर का खर्चा कितना होगा, बड़ी सिंपल है, 1 लाख अगर वो 2000 पे दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20, 60 और 80 वो दे रहा है, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो 1 लाख, 1 लाख अगर वो 2000 केसेस पे दे रहा है तो 100 केसेस पे बेचारा का कितना खर्चा लगा हुआ है, ये 100 केसेज वो हैं जो लॉस्ट हो गए, कैसे अबनॉर्मल, तो 5000, तो 1,05,000, ये क्या हो गया, ये हो गया अबनॉर्मल लॉस, और इन ट्रांजिट हो गए 2,10,000। ओके, अब देखिए जब उसके पास हम 2000 भेज रहे थे उसमें से हमारा 200 तो इन ट्रांजिट ही रह गया और 100 हमेशा के लिए खत्म हो गया, उसके पास पहुंचा कितना होगा भाई 1700,
1700 उसमें पहुंचा होगा और उसमें से वो 1400 साफ लिखा हुआ है कि वो सेल कर दिया, 1400 सेल कर दिया 1700 में, यानी 300 अभी भी उसके पास है जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। तो इसका हम कॉस्ट निकालेंगे। देखिए 300 जो उसके पास बचा हुआ है एट द रेट 1000 से ही इसका कॉस्ट है। देखिए तो वही मल्टीप्लाई किया 300 इंटू 1000 कितना आया 3 लाख, 3 लाख हो गया। अब इस पे जो क्लोजिंग है इस पे तो कंसाइनर का भी खर्चा होगा, कंसाइनी का भी, जितना कंसाइन। अब बोलेंगे कि इसमें क्यों नहीं कंसाइनी का खर्चा ऐड किया, तो अरे भाई ये तो सामान कंसाइनी के पहुंचने के पहले ही खत्म हो गया, तो इसमें क्यों हम करेंगे। अब कंसाइनी के पास जो पहुंचा उसमें वो ले जाने के लिए कितना खर्चा किया उसको हम सिर्फ ऐड करेंगे, बाद में वो हाउसिंग किया क्या किया उससे हमको कोई मतलब नहीं। तू ले जाने में कितना खर्चा किया भाई मेरा स्टॉक का, तुम ये बताते। तो देखिए पहले तो कि 3 लाख का जो सामान उसके पास बचा हुआ है 300 एट द रेट एक का कीमत था 1000, तो 300 का 3 लाख। कंसाइनर उस पर खर्चा कितना किया, देखिए कंसाइनर का उस पर पैसा लगा होगा 1 लाख, तो वो दे रहा था 2000 केसेज पे, 300 पे 15000। वैसे ही कंसाइनी का भी, कंसाइनी 17000 दे रहा है। देखिएगा ध्यान से, क्लियरिंग चार्जेस 17000। बाद में आप कहेंगे कि वेयर हाउसिंग वेयर पैकिंग भी है, तो वो सब तो बाद में हुआ ना। क्लियरिंग मतलब ले जाने का, क्लियर करने का, तो क्लियरिंग चार्जेस कितना था 17000। तो 17000 कितने गुड्स पे उसको रिसीव हुए थे 1700, क्यों क्योंकि 2000 वो भेजा था, 100 हमेशा के लिए खत्म हो गया था और 200 अभी भी रास्ते में ही था। 1700 उसके पास पहुंचा था, उस पर वो 17000 दिया है। तो 300 पे कितना दिया होगा, 300 पे दिया है वो 3000, तो 3000 हम ऐड कर देंगे 3 लाख में और 15000 कंसाइनर का, तो 3,18,000 टोटल हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इतना सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। देखिए आप कंसाइनमेंट जो हम गुड्स भेजे हैं वो 2000 एट द रेट 2000 हम भेजे हैं स्टॉक एट द रेट 1000, तो उसको हम कर दिए 2 लाख 20 लाख, सॉरी 20 लाख होगा। और जो कंसाइनर खर्चा किया है वो 1 लाख टोटल, 20, 60 और 80। कंसाइनी क्या का खर्चा किया, क्लियरिंग चार्जेस खर्चा किया है, वेयर हाउसिंग का खर्चा किया है इतना, और पैकिंग का। इन दोनों को हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये बाद का खर्चा है। जो क्लियरिंग का खर्चा होता है ना, सिर्फ जो ले जाने का खर्चा कंसाइनी का, वही जो है वो कंसीडर किया जाता है। बाद में वो कितना स्टोर किया, क्या किया, पैक किया, उससे कोई मतलब नहीं होता है कंसाइनर का। ठीक है, आगे देखिए ये कमीशन वो बोला था कि जितना सेल हुआ ना उसका 10%, तो सेल हुआ था 1400, उसके पास स्टॉक था एट द रेट 1400 से वो सेल किया था, यानी 19,60,000 का वो सेल कर दिया था, तो इसका 10% 1,96,000। अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके आए हैं, 1 लाख और 5,000 कितना हुआ 1,05,000। वैसे ही गुड्स इन ट्रांजिट जो था वो 2,10,000, इधर देख लीजिए दोनों को अभी कैलकुलेट किए थे। ठीक है, 1,05,000 और 2,10,000, तो उन दोनों को भी दिखा दिए। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 3,18,000 वो भी दिखा दिए। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस जब इन दोनों को मैच किया तो जो हमारा ये क्रेडिट साइड था वो कितना हुआ 25,93,000, 25,93,000। और जो बैलेंसिंग फिगर बचा हमारा कंसाइनमेंट डेबिट 2,34,000, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अब बोला कंसाइनी का भी अकाउंट बनाना है, तो कंसाइनी मतलब जिसके पास हम गुड्स भेजे थे। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट वो सेल कितना किया है टू कंसाइनमेंट 19,60,000, जिसमें से उसका खुद का खर्चा वो किया 63,000। अब कहेंगे यहाँ पे टोटल 63,000 ये कहाँ से आ गया। देखिए वो वेयर हाउसिंग भी किया है, पैकिंग भी किया है, क्लियरिंग चार्जेस। हालांकि क्लियरिंग चार्जेस जो है वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन में यूज होता है, ये दोनों तो नहीं होते क्योंकि वो बाद के खर्चे, ले जाने के खर्चे नहीं है ये तो। ठीक है, लेकिन ये तो उन दोनों का पैसा लेगा। बोला कि इतना में तो हम सेल कर दिए हैं, लेकिन पहले हम अपना पैसा काटेंगे तब आपको देंगे, जिसमें से हम खुद खर्चा किए 63,000। 63,000 कैसे 12, 34, 17, उसमें फिर हम कमीशन भी काट लेंगे 1,96,000 जो आपको देना, और हम आपको देंगे 17,01,000, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा 19,60,000 में से इन दोनों को घटाने के बाद हो गया। अब नेक्स्ट वन आता है 3 का बी, वो है एवरेज ड्यू डेट पर। बहुत आसान। अब देखिए एवरेज ड्यू डेट में जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया था 3 का बी। उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें बोला है कि हमें जो है वो एवरेज ड्यू डेट फाइंड करना है कि किस डेट पर हमें पे कर देनी चाहिए पूरा अमाउंट। पहला जो है वो 28 जनवरी को का कोई बिल है 10,000 का, वो 1 महीने के बाद जो है उसका इशुएंस आ रहा है। ठीक है, मतलब एक महीने के लिए वो लिया गया है। तो अगर देखिए 28 जनवरी से आप 1 महीना आगे जाएंगे तो क्या आता है 28 जनवरी के बाद 28 फरवरी आता है। लेकिन क्योंकि ये बिल की बात है, बिल का ड्यू डेट 3 डेज ग्रेस ऐड करते हैं, तो 3 डे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मार्च। ठीक है, हम वैल्यू कितना है 10,000। वैसे ही सेकंड को देखेंगे 20 मार्च, 20 मार्च और 2 महीने का इसका जो है वो पीरियड है, तो 2 महीना आप ऐड कीजिए, तो 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई और 3 दिन ग्रेस यानी 23 मई। वैसे यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 12 जुलाई और 1 महीना यानी कि
12 अगस्त और 3 दिन डेज का यानी कि 15 अगस्त, और क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले आएंगे और 14 अगस्त हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। वैसे ही ये जो 13 अक्टूबर है वो कैसे आया, 10 अगस्त का हमारा ड्यू डेट है 2 महीने के लिए, तो 10 अगस्त फिर 10 सितंबर 10 अक्टूबर, ठीक है। अब 3 दिन गए 30 अक्टूबर आ गया, 30 अक्टूबर आ गया। अब डेट हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो देखिए हमको नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है, हमको कल कोई एक बेस ईयर मान लेना है, जैसे बेस डेट जो है उसको मान लेना। सबसे कम कौन दिख रहा है यहाँ से, सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है 3 मार्च, तो 3 मार्च को ही हम बेस मान लेंगे। अब बेस मानिए 3 मार्च को, तो 3 मार्च से 3 मार्च तक जाने में कितना दिन लगेगा, 0 दिन, और अमाउंट कितना टोटल 10,000, ये सभी अमाउंट है। तो प्रोडक्ट कितना होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। वहीं अगर आप 3 मार्च से 23 मई जाएंगे तो 81 डे होगा, तो 8,000, तो 8,000 इंटू 81 इतना हो गया प्रोडक्ट। वैसे ही आप 3 मार्च से फिर आएंगे कितना 14 अगस्त तक, तो 164 डेज लगेगा, और 14,000 अमाउंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। वैसे ही 224 डेज लगेगा आप अगर 3 मार्च से 13 अक्टूबर तक जाते हैं तो, और 12,000 जो वैल्यू दिया हुआ है उसका इससे मल्टीप्लाई, तो टोटल प्रोडक्ट का जो अमाउंट आ रहा है आपका 5632,000, और जो ये है 44,000। तो क्या होता है प्रोडक्ट बाई अमाउंट प्लस बेस डेट जो आप लिए हैं, तो बेस डेट हम ये लिए हैं 3 मार्च पहले ही, और इन दोनों को अगर डिवाइड किया तो कितना है 128 डेज। अब 128 डेज ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 9 जुलाई। देखिए ये बहुत आसान है, आप सिर्फ 3 मार्च को याद रखिएगा, और 128 है ना, इसको देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करके बताता हूँ। 128 डेज है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 मार्च, तो अब बताइए मार्च में कितना दिन बचेगा, माइनस कीजिए, मार्च में हमारा 28 दिन बचेगा मार्च। अब अप्रैल में कितना दिन बचेगा, अप्रैल में कितना दिन बचेगा, और देखिए 128 दिन टोटल था, उसमें से 28 अगर हम ऐड कर देंगे तो मार्च खत्म हो गया, मार्च खत्म। अब अप्रैल खत्म हो जाएगा, 30 दिन हटाएंगे तो अप्रैल खत्म। अब 31 दिन घटाएंगे तो मई भी खत्म, मई खत्म। अब 30 दिन घटाएंगे तो जून भी खत्म, यानी अब जुलाई आ गया, तो जून खत्म तो जुलाई, तो कितना डे बचा हुआ है 9, तो जुलाई में 9 जोड़ेंगे तो 9 जुलाई खत्म, सिंपल है। अब देखिए 3 का C, बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। अकाउंट करेंट सबसे आसान होता है, अकाउंट करेंट और एवरेज यूजर आपको बनाना चाहिए। इसमें था कि जो P का अकाउंट है वो Q के लेजर में है, यानी कि Q हम है एक एज ए मेन आदमी जो कर सकते हैं वो Q का है, तो P इज इन अकाउंट करेंट विद Q। Q के अकाउंट करेंट में P का जो अकाउंट है वो हम बना रहे हैं, तो Q जो है वो मेन है, और P जो हो गया मान लीजिए कि वो एक डेटर की तरह है, ठीक है, Q एक सेलर है। तो अब देखिए क्या हो गया, पहले लिखा हुआ था कि Q का लेजर जो था उसमें डेबिट बैलेंस था 5,000 का, ये लीजिए 5,000 का, कब था 1 जनवरी को, और हमारा जो अकाउंट बंद हो रहा है वो 31 मार्च को। अकाउंट करंट में सीधा चलते हैं 31 मार्च तक, तो ऐड कीजिए डेट 1 जनवरी जो है उससे आप जाइए सीधा 31 मार्च तक, ठीक है, 1 जनवरी से पूरे 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च कितना आ रहा है 90 दिन, तो 90 दिन 90 और 5,000 जो अमाउंट है वो 4,50,000, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब सेकेंड अगर आप ट्रांजेक्शन देखें जो जनवरी 24 का है उसमें लिखा हुआ है कि Q रिसीव्ड एक प्रोमिसरी नोट Q को मिलता है, ठीक है, और वो 3 महीने के लिए होता है। जरा से सोचिए जनवरी 24 को मिला और 3 महीने के लिए, तो पूरा फरवरी मार्च ये सब तो पार हो गया, अप्रैल भी पार हो गया, कितना ड्यू डेट आ रहा है 24 और 3 27 जो है वो आपका वो चला जा रहा है अप्रैल में, ठीक है, मतलब आगे चला जा रहा है, तो 27 दिन जो हमारा आगे गया उसको देखिए हम रेड से कर दिए हैं। बिल्स रिसीवेबल लिख कर जनवरी 24 को बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि क्यू को हम प्रोमिसरी नोट दिए हैं, तो क्यू को अगर हम प्रोमिसरी नोट दिए हैं तो हमारा ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू, यही इसका एंट्री होगा। अगर हम सामने वाले पर बिल बना रहे हैं तो क्यू पर बिल बना रहे हैं, पी पे अगर हम बिल बना रहे हैं, सॉरी क्यू जो वो पी पे बिल बनाया, तो क्यू अगर उसको रिसीव करता है तो क्यू हमारा क्या हो जाता है, हमारा बिल बन जाता है, और क्यू पर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है, तो हो जाता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्यू अकाउंट डेबिट टू बी आर, यही होता है। क्यू पर हमारा जो है क्यू टू बिल्स पेबल ऐसा भी आप कह सकते हैं, मतलब डेबिट जो हो रहा है ना, क्रेडिट देखिए आपकी क्या हो रहा है, हमारा बिल तो बन गया, किस पे बन गया क्यू पे, तो क्यू क्या हो जाएगा वहाँ पे क्रेडिट बिल यार अकाउंट डेबिट टू क्यू, सिंपल सा है टू पी, सॉरी, तो पी अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, और क्योंकि डेट जो है 27 दिन आगे चला गया, अगर 3 महीना आप ऐड करेंगे 24 जनवरी को तो वो आ जा रहा है 27 अप्रैल, तो 27 दिन हमारा 30 मार्च को ही बंद हो रहा है 31 मार्च को, तो अप्रैल तक जाएंगे तो 27 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है 5,000 से, तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है, ये कॉस्ट का मतलब है ब्रैकेट का माइनस।
वैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे 1 फरवरी को कि पी सोल्ड गुड्स टू क्यू। अब हमें ही वो गुड्स जो है वो सेल किया है, ठीक है। फरवरी 1 को क्या हुआ है, वो हमें सेल किया है, तो हम क्या किए होंगे, वो अगर हमें सेल किया है, क्या लिखा हुआ है कि पी सोल्ड गुड्स टू क्यू, हाँ हम क्यू हैं, हमें वो सेल किया है, मतलब हम परचेज किए हैं। तो अगर वो सेल किया है तो वो क्या एंट्री किया होगा, हम तो उसके सामने डेबिट हुए होंगे, सेल्स अकाउंट। और अगर आप डे ऐड करेंगे 31 मार्च तक तो 59 दिन आएगा, 59 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए क्या है कि क्यू सोल्ड गुड्स टू पी कितना, फरवरी 4 को। तो आप फरवरी 4 को फिर से देखिए, किधर मेंशन नहीं किया क्या, फरवरी कितना है, फरवरी 4 क्यू सोल्ड गुड्स टू पी 8200, वही है, यहाँ पे फरवरी 4 होना चाहिए था। और ये डेट सही है, मैंने कैलकुलेट करके खुद देखा, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है। तो टोटल चीज़ें वही है। फिर आगे देखेंगे पी रिटर्न गुड्स टू क्यू, तो सेल्स रिटर्न हम कर दिए, हमको वो रिटर्न किया है, ठीक है। और तो सामने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैसे होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी, तो टू पी या पी का ही लेजर बनाना, तो पी तो क्रेडिट साइड में चला गया, तो क्रेडिट साइड में लिख दिए सेल्स रिटर्न। और ये डेट की कब तक, मार्च तक ले गए, फरवरी 7 से 31 मार्च, तो आया 52 दिन। तो सब कुछ 52 और इतना अमाउंट का वो रिटर्न किया। तो सब कुछ जब आप देखेंगे टोटल लिखने के बाद, तो आपका जो है वो बचेगा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में, किसका, अमाउंट का भी बचेगा और प्रोडक्ट का भी बचेगा। तो देखिए अमाउंट का तो अभी नहीं बचेगा, अभी आपको यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे क्रेडिट, ये इन दोनों को मैच नहीं कर दीजिएगा। अमाउंट को आपको यहाँ पे रुक के रखना, पहले आप यहाँ देखिए इसका बैलेंस, प्रोडक्ट का इतना आया, अब इतना पे आप 1/365 इंटू 10% जो लिखा हुआ है ऊपर, उस पर आप इंटरेस्ट निकालिए, तो आएगा 371। अब 371 को अमाउंट कॉलम में पहले आप डेबिट में लिखिए और तब इसको आप टोटल कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे आप दोनों को बैलेंस तब तक नहीं करना जब तक आप इस पर इंटरेस्ट ना निकालें। इंटरेस्ट निकालने के बाद दोनों को टोटल करें तो ये इतना आ रहा है, तो इसको भी इतना ही आना चाहिए और बैलेंसिंग फिगर ये रह जाए, ठीक है। ओके, रीडिंग जो था वो जनवरी 24 में था, जो 27 अप्रैल तक जा रहा था, और मार्च को हम बंद कर रहे थे, तो उसको मार्च को ही कंसिडर करेंगे और बाकी जो डे है उसको माइनस में ले लेंगे। 3 के सी के बाद आता है आपका 4 का ए। इसमें देखिए क्या था, सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन को देखेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएंगे क्योंकि वहाँ से एक अकाउंट आप बना लेंगे, बाकी आपका जर्नल एंट्री आसान हो जाएगा। जर्नल एंट्री ही बनाना, ये सब बस ऐसे ही वर्किंग नोट के लिए मैं किया हूँ। आपको बनाना जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री आप एक बार में भी नहीं बना सकते, थोड़ा सा आप जब अकाउंट बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे लिखा होता है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 50%, और उसका प्राइस था कितना, 24,000 दिया हुआ है ऊपर, तो उसका 50% अप्रिशिएट कर दिए 3700। इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुआ है 6% से, 10,000 का था तो 600 से कम कर दिए, डेबिट साइड दिखा दिए। एसेट का वैल्यू स्टॉक 94% से कम था तो उसको हम कम इधर दिखा दिए, ठीक है। रिड्यूस टू 94%, मतलब 6% से कम हुआ था, 94% का हो गया था। और जो डेटर था उसमें लिखा हुआ है कि वो 20% डाउटफुल था, तो 20% मतलब 20% अगर आप निकालेंगे 20,000 का तो 4,000 आएगा, जिसमें ऊपर प्रोविजन 1600 का बचा हुआ था। तो मतलब 4,000 में से 1600 घटाएंगे तो 2400 जो बचा हुआ है वो हमारा लॉस है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। और जब आप इसको में से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 32,800, तो 32,800 जो है उसको आप इक्वली बांटेंगे। अब इक्वली क्यों बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। इक्वली बांटेंगे 10,933, 10,933 और 10,933, ऐसा होगा। अब जब इक्वली आप बांटेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए आपका पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ था, बैलेंस बीडी वो लिख दिए, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ वो लिख दिए, जनरल रिजर्व ऊपर दिया हुआ था उसको हम इक्वली बांट दिए। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ था, 8,000 को 3 से डिवाइड करके इक्वली बांट दिए। वैसे ही था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको भी 2400 था तो तीनों को बांट दिए। अब देखिए गुडविल जो बोला था ना, इसमें गुडविल जो था इसमें बोला था, देखिए कैलकुलेट करके देखो कि गुडविल को आपको जो है ना, जो टोटल ईयर दिए हुए हैं उनका एवरेज निकाल के वन ईयर से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 दिया हुआ था। तो देखिए एवरेज निकालिए, जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसका 5 साल का एवरेज निकाल लिए, 21,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है तो 21,000 इंटू 1 बराबर 21,000। तो समीर जिसका डेथ हुआ है पार्टनर का, उसका हिस्सा कितना होगा, 1:1:1 है, यानी 7,000। 21,000 में 3 से भाग देंगे तो 7,000, इक्वली बांटेंगे तो 7,000 सबका होगा। लेकिन इस 7,000 जो इसका हुआ वो इक्वली बॉर्न करेंगे कौन, जो बाकी के जो पार्टनर बैठे हैं सैफ और सैम, वो समीर को देंगे 1:1 में, मतलब 3500। वैसे बोला था कि प्रॉफिट जो है वो भी मिलेगा किसको, जो डेथ हुआ है पार्टनर समीर को।
तो प्रॉफिट जो है वो 3 ईयर के पर मिलेगा। ये 5 ईयर पर था, ये 3 ईयर पर। तो प्रीवियस 3 ईयर देखिए कितना है, 20,000, 16,000 एंड 1,800, 20, 16 और 18 लास्ट वाले ऐड कर दिए और 3 से डिवाइड कर दिए। उसी के एवरेज पर देना था तो एवरेज निकालिए 18,000। अब 18,000 जो आया प्रॉफिट, उसमें समीर का कितना हो सका, 1 हिस्सा होगा 1/3, तो 6,000। अब क्योंकि वो 3 महीने के लिए रहा है, ठीक है, तो 3 पार्टनर हैं तो वो 6,000। अब इसको 3/12 किए, कितना आया 1,500, मतलब 1,500 मिलेगा समीर को, वो हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, बोल रहा था जो है वो JLP मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के, देखिए वो बहुत हार्ड नहीं था, उस पर बोला था 1,000 वो प्रीमियम देता है जो जिसका वैल्यू 10% है, मतलब 1,000 अगर वो प्रीमियम पे कर रहा है कोई भी पार्टनर, ठीक है, 1,000 सभी पार्टनर्स अगर पे कर रहे हैं, अगर समीर 1,000 मतलब पार्टनर वो 1,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू जो है वो 10% है। अगर हम 1,000 दे रहे हैं और वो किसी चीज़ का 10%, तो उस चीज़ का 100% कितना होगा, तो 100/10 इंटू 1,000, 1,000 पे करें 10,000, तो 10,000 अगर हम पे कर, हमारा जो वैल्यू है टोटल 100%, जिसमें हम 1,000 पे कर देना, यानी हमारा बचा 9,000। 9,000 में हमारे कितने पार्टनर्स हैं, 1:1:1 तीनों में जाएगा, तो ये 9,000 जो है वो 3,000 तीनों में जाएगा, जिसको हम यहाँ पे दिखाए हैं 3-3-3। अब इसको देखकर टेंशन नहीं लेने की, अरे 3-3-3 इधर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना, आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। जो भी आइटम्स दिए गए हैं उसका डायरेक्टली जर्नल एंट्री कर दीजिए। जैसे उसमें दिया हुआ है गुडविल, जो इनको कंपेंसेट करना है 7,000 जो आया है, इसका समीर का जो जा रहा है, तो उसको 7,000 को ये दोनों 3,500 दोनों अपना डेबिट कर दिए कैपिटल, और उसको इधर 7,000 से क्रेडिट कर दिए, ठीक है। और जो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंशन अकाउंट दिया हुआ है वो तीनों के लिए डेबिट है, तीनों के लिए डेबिट कर दिए, खर्चा है। और जो बचा वो समीर के एग्जीक्यूटर को गया, या फिर कह सकते समीर के लोन को 5,33,000, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड नहीं है। अब देखिए इसमें जर्नल एंट्रीज आपको कैसे करना है। जर्नल एंट्री क्या करना है, पहले जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में है टोटल चीज़ें ऊपर रिवैल्यूएशन लिखा है, टोटल तीनों को डेबिट में लिख दीजिए, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में लिख दीजिए, और वैसे कैपिटल में भी जो डेबिट में है उसको डेबिट में, कैपिटल रिजर्व की जैसे जनरल रिजर्व था कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ABC तीनों में चला गया, जो भी है सैम, सैफ और समीर, और अमाउंट लिख दीजिएगा। और तीनों में डेबिट हो गया कौन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट तीनों के लिए करना। वैसे ही ये फंड रिजर्व जो था, इन फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो मिलेगा तीनों को, तो तीनों को 1:1:1 में बांट दीजिए। वैसे ही ये जो है वो गुडविल का अमाउंट, ये दोनों कंपेंसेट करें किसको, समीर को, समीर जा रहा है तो ये दोनों गुडविल दे दिए उसका 3,500, टोटल 7,000। P&L सस्पेंस टू समीर कितना 1,500, ये कर दीजिए। और वैसे ही बैंक टू JLP जो हमें रिसीव हुआ है, और इंश्योरेंस जो हम 1,000 हर बार पे करते हैं, रिसीव कितना हुआ है हमारा, मान लीजिए कि 9,000 हमारा रिसीव हुआ है, नीचे यहाँ 1,000 हम पे कर रहे हैं। JLP 2 पार्टनर्स जो 9,000 बचा उसमें 3-3-3-3 तीनों को बांट देंगे। और वैसे ही समीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट कर दीजिए, जो बचा उसका कितना बचा था 5,33,000, अब बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सही होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री ही पूछा था। 4 का 20 सबसे मस्त। अब इसमें क्या था कि ये ट्रेडिंग PL पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग PL, और एक बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट बोला था तो बैलेंस शीट तो बनेगा ही। तो पहले आप देखेंगे कि टोटल वो चीज़ें जो कि आपका एक ट्रेडिंग PL में आती हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले आइटम देखेंगे कि उसमें लिखा है कैश इन हैंड, तो उसको तो सबसे पहले बैलेंस शीट में भेजिए। सबसे पहले उसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट हम बनाएं, उसमें कैश इन हैंड करके बैलेंस शीट में दिखाइए। दूसरा आइटम जो है वो परचेज 1,20,000, उसमें परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है तो माइनस कर दिए परचेज रिटर्न। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, उसको दिखा दिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, उसको क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखा दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक को और कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखा दिए, ओके। अब देखिए फाइनल अकाउंट इससे आसान मैंने फाउंडेशन में कहीं देखा ही नहीं है, सच्चाई तो यही है। तो हमारा जो आया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को PL में ट्रांसफर कर दिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखे। अब सैलरी है 25,000, उस पर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है कि 1,000 है, तो आउटस्टैंडिंग लिख दिए 1,000, और इधर 26,000। अभी आउटस्टैंडिंग कहाँ गया होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट जो है वो है हमारा कितना 3,000 इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट, तो वो 3,000 हम दिखा दिए। अब देखिए क्या है, इंश्योरेंस एंड टैक्स हमारा 5,000 है, जिसपे नीचे लिखा हुआ है कि प्रीपेड हम कर दिए हैं 500, और आउटस्टैंडिंग हमारा है 2,000, तो 2,000 हम ऐड कर दिए। प्रीपेड जो एडवांस दिए हैं उसको हम माइनस कर दिए। अब ये प्रीपेड कहाँ गया होगा, एसेट साइड में, और ये कहाँ गया होगा लायबिलिटी साइड में।
अभी हम उधर दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट के लिए देखिए जो हमारा ओल्ड प्रोविजन था 10,000 उसको हम -10,000 किए, फिर हमारा जो न्यू प्रोविजन आया उसको हम +5,000, और जो बैड डेट था पहले से वो 5,000, कोई बैड डेट को भी ऐड कर दिया। अब बैड डेट को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आप बैड डेट्स लिखेंगे ना तो 5,000 ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू प्रोविजन कितना 10,000 पुराना वाला है और 10,000 में से 5,000 घटाकर, तो बात बराबर ही रह जाएगा। तो उससे अच्छा है कि ऊपर अलग अलग दिखाने से एक ही जगह पे दिखा देते हैं और उसको कर देते हैं 10,000। कैसे -10,000 पुराना वाला प्रोविजन है और जो नया प्रोविजन आया वो आया 5,000, तो उसको 10,000 में से 5,000 गया तो बचा 5,000। न्यू प्रोविजन हमारा 5 के है और ओल्ड 10 के है, और फिर से हमारा बैड डेट्स हमारा जो है वो 5 के हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए ओल्ड प्रोविजन 10,000 एंड न्यू प्रोविजन 15,000 आया था। न्यू प्रोविजन कितना लिखा हुआ था उधर देखिए, डेप्रिसिएशन सॉरी इंटरेस्ट प्रोविजन 15,000 है, सॉरी ये 15,000 है भाई, तो मैं भी सोचूं ये 15,000 है। न्यू प्रोविजन हमारा ओल्ड प्रोविजन 10,000 है, न्यू प्रोविजन है हमारा 15,000, तो बचा कितना 5,000, और बैड डेट्स भी 5,000 का है, तो 5,5 10,000 टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखा है। 5,000 आप अलग भी दिखा देंगे यहाँ पे कि बैड डेट 5,000 और यहाँ पे प्रोविजन 5,000, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक में भी दिखा सकते हैं। वैसे ही जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है हमारा 2,100 और कमीशन रिसीव्ड हुआ है 5,000, ये अकाउंट पे दिया हुआ है। तो टोटल हम करेंगे तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 47,100, तो हमारा जो लॉस है वो आ रहा है 29,000। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या आते हैं। बैलेंस शीट में पहले तो कैपिटल जो हमारा दिया हुआ है 1,60,000 वो हम लिख दिए। ड्राइंग दिया हुआ है उसमें कि 20,000 का ड्राइंग हुआ है, और लॉस जो अभी आया 29,000 उसको दिखा दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी उधर देख कर आए हैं कि 1,000 का था। आउटस्टैंडिंग टैक्स हमारा 2,000 का था। हमारा ओवरड्राफ्ट जो 20,000 का ऑलरेडी है उस पर आउटस्टैंडिंग हमारा 3,000 का था, तो 23,000। क्रेडिटर हमारा 20,000 का गिवन है। बिल्स पेबल 25,000 गिवन है। बिल्स रिसीवेबल 30,000 गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट से आया 45,000। डेटर और न्यू प्रोविजन जो है उसको माइनस कर दिए, ओल्ड प्रोविजन तो उधर ही एडजस्ट हो गया 35,000। इन्वेस्टमेंट था हमारा 40,000 का, उसमें 2,100 एक्रू है, उधर दिखाए थे हम क्रेडिट साइड में। इनकम एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं पीएल अकाउंट में, तो इधर 42,100। वैसे ही एडवांस जो हमें मिला इंश्योरेंस पे उसको हम 500 दिखा दिए। एसेट है हमारा क्या है, एडवांस इंश्योरेंस जो पे किए हैं, सॉरी। फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए, 1,600 जो डिप्रिसिएशन है उसको कितना है 14,400। अब कैश इन हैंड जो था 15,000। टोटल मैच किए तो 1,82,000 दोनों मैच कर गया, मतलब हमारा बैलेंस शीट भी सही है, ट्रेडिंग पीएल दोनों सही हो गया। यार ये छोटा सा जो बात था कि ये इतना का डेटर था, ओल्ड प्रोविजन 10,000 का था, उसमें बैड डेट हमारा 5,000 हो गया, 15,000 न्यू प्रोविजन आया है, कोई बात बड़ी बात नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए 5 का बी। अब आप कहेंगे 5 का ए क्या हुआ, तो सुनिए वो जो है वो क्वेश्चन वो नया पूछा है एनपीओ से, तो उसका मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि उसको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए। वो एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो मतलब पहली बार उस तरीके का क्वेश्चन जो है वो डाला गया है एमटीपी में, तो उसको हम अलग से बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। पहले आते हैं 5 का बी। उसमें पूछा है जर्नल प्रॉपर। अब देखिए इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स थे इसलिए मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। अब डायरेक्टली उसमें जर्नल एंट्री पूछा था, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 5 नंबर के लिए आप इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप जर्नल एंट्री कर देंगे। लेकिन आपको समझने के लिए मैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हूँ। उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री था वो लिख दिया, परचेज दिया हुआ था परचेज लिख दिया, परचेज रिटर्न था उसको माइनस कर दिया, सेल्स भी था सेल्स रिटर्न भी था उसको माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक था वो दिखा दिया, कैरेज इनवर्ड था वो दिखाया, वेजेस था वो दिखाया, फैक्ट्री रेंट था वो भी दिखा दिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 3,50,000। अब इसी को जर्नल एंट्री करना है। जैसे देखिए ये जितने सारे आइटम्स हैं ना डेबिट साइड, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, इन सारे आइटम को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और जितने भी क्रेडिट में हैं ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज, लेकिन परचेज को 6 लाख लिखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस हो गया है, नेट वैल्यू 6 लाख। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 6 लाख परचेज रिटर्न घटाकर जर्नल एंट्री में, 2 कैरेज इनवर्ड, 2 वेजेज, 2 फैक्ट्री रेंट, खत्म। और इधर देखिए क्रेडिट साइड जहाँ पे ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ है उसमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न तो इसमें से माइनस हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, 2 ट्रेडिंग हो गया, बस इतना सही चीज़ था। और ये जो लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट आपका है बैलेंसिंग फिगर, इसको ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब आगे देखिए 6 का ये मस्त क्वेश्चन है। कंपनी अकाउंट सबसे अच्छा है, अगर आप देखें तो इसका वेटेज भी अच्छा रहता है, क्वेश्चन भी अच्छा ही पूछता है, मतलब आराम से सोल्व हो जाए। 6 का ए में क्या था कि 600/10 से फॉरफिट किया है, जिस पर जो था वो 4 और 3 से पे नहीं किया था,
मतलब @3 से अलॉटमेंट पे नहीं किया था, @4 से फाइनल कॉल नहीं पे किया था, मतलब @3 से वो एप्लीकेशन पे कर दिया था। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि वो @3 से पे कर दिया था। तो 600 टोटल शेयर्स हैं, @3 से वो पे कर दिया, तो फॉर फ्यूचर में क्रेडिट कर दिए। और शेयर कैपिटल जो कि 600 @10 6000 से डेबिट उसको हम कर दिए, जो कि एक्चुअल वैल्यू था। शेयर कैपिटल डेबिट कर दिए और जितना में रिसीव हुआ था उतना क्रेडिट, और ये जो अलॉटमेंट और फाइनल एरियर हो गए वो 4200 कैसे, 600 टोटल शेयर है और 3 और 4 यानी 7 से वो लोग मिला हमें नहीं है, तो 7 इंटू 600 कितना हो गया 4200। अब इशू हुआ है, इसको हम री इशू किए कितने पे, 600 जो शेयर था उसको हम री इशू किए हैं 8 पे, यानी कि 2 डिस्काउंट पे हम इशू किए। तो 8 पे किए तो 600 इंटू 8 4800 और 600 इंटू 2 यानी कि हम 8 पे किए 10 की जगह तो 1200। और जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो हमारा आना चाहिए था, क्योंकि जो शेयर कैपिटल है वो 6000 था, 600 @10 तो 6000 इतना हम लॉस बियर किए हैं। ठीक है, रिसीव तो मैं 1800 हुआ था, लॉस हम बियर किए 1200, तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली कितना हुआ 600, तो 600 जो चला गया फॉर फ्यूचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये ज़बरदस्त है। इसमें क्या था कि शेयर कैपिटल आप 70 तक ही मंगाए थे, जो 2500 प्रेफरेंस शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हैं उसमें आप मंगवाए थे 70 का ही, जिसमें से वो 40 का नहीं पे किया है, अलॉटमेंट 20 का नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल जो 20 का नहीं पे किया, तो 40 का तो वो पे नहीं किया है। तो 40 और @2500 1 लाख हो गया। तो पे कितना किया @70, मतलब वो जो है वो जो बचा हुआ उसका 3 उससे पे कर दिया, 25 दिया 75, 2500 इंटू 30 वो पे कर दिया है। अब @40 वो पे नहीं किया, हो गया फॉर फ्यूचर में ये पेड अमाउंट। अब रिसीव कब हुआ, वो 2500 तो फॉरफिट किया था, लेकिन 2000 जो है ना वही रीइशू किया, 2000 ही रीइशू किया। तो अगर वो 2000 ही रीइशू किया और @60 इंस्टीड ऑफ 70, क्योंकि 70 पे वो फॉरफिट किया तो 70 पे उसको रीइशू करना चाहिए, लेकिन वो 60 पे किया, तो 60 पे किया तो 60 इंटू कितना, जितना 2000 शेयर्स था तो 1,20,000 हो गया। ठीक है, अब फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा, मतलब ये डिस्काउंट कितना होगा, तो 20,000 कैसे @70 होना चाहिए था, उसको 2000 था 1,40,000, लेकिन वो होगा कितना 1,20,000, 20 हमारा डिस्काउंट है तो 1,40,000 जो एक्चुअल वैल्यू शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, तो @70 कर दिए 2000 को 1,40,000। अब आप सोचेंगे कि यहाँ 75,000 आपका रिसीव हुआ था, यहाँ पे आपका पे हो रहा है फॉर फ्यूचर, यानी कि आपका यहाँ पे 55,000 का प्रॉफिट है। तो सुनो भाई, वो तो 2500 शेयर्स पे हुआ था ना, 2500 शेयर्स पे हमें 75,000 मिला है, लेकिन अभी तुम 2000 ही रीइशू किए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि देखिए 75,000 जो आपका है आपको रिसीव हुआ, वो 2500 पे रिसीव हुआ है, 2500 शेयर्स पे। तो अब आप 2000 इशू कर रहे हैं तो उस पर कितना होगा, तो 60,000, मतलब इतना ही 60,000 आपको रिसीव हुआ है। अब 20,000 जो है वो इधर आप डिस्काउंट में दिखा रहे हैं, तो मतलब 40,000 आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 40,000 चला गया। 6 का ए। अब 6 का बी देखिए, 6 का बी और भी आसान, बोल रहा है कि 300 लाख जो है वो डिबेंचर @1000 इशू हुआ है 6% डिस्काउंट पे। ठीक है, ओके, यानी कि हम जब इशू करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, तो ठीक है हम पैसे लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 150L टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कहीं 150L 300L हम जो है वो इशू कर रहे हैं, और एक का प्राइस है 500। क्यों, एप्लीकेशन पे तो 500 ही हमें मिल रहा है, नीचे देखेंगे आप तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पेबल है 500 ऑन एप्लीकेशन एंड 440 ऑन अलॉटमेंट, और 1000 का है, मतलब अलॉटमेंट जो 440 दिख रहा है इस पर डिस्काउंट है जो 6 ऊपर लिखा हुआ है 6%, वो डिस्काउंट इसी पर है 60 का। ओके, 600 का, तो 440 का जो आपको 440 का वो दिख रहा है वो अलॉटमेंट पे है, और 500 जो वो एप्लीकेशन पे। तो अलॉटमेंट पे आप साफ देख सकते हैं कि डिस्काउंट लगा हुआ है, यानी 60 जो लेस दिख रहा है, दोनों 500 होना चाहिए, लेकिन एक 440 है अलॉटमेंट, यानी कि 60 जो है ऊपर 6% जो डिस्काउंट दिखा रहा है वो 60 अलॉटमेंट पे है। तो एप्लीकेशन पे तो हम भाई पूरे लेंगे 50 का, तो 50 इंटू जो 300L है, तो यहाँ पे एल लिख दिया हूँ, 300 इंटू 50 1,50,000 आएगा, और एल का एल छोड़ दिए, वैसे ही इतना हमें अमाउंट मिल गया। एप्लीकेशन में मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब उसको हम डिबेंचर यानी कि कैपिटल में जैसे ट्रांसफर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर ट्रांसफ़र कर दिए। अब क्योंकि बाद में हम अलॉटमेंट जाएंगे, तो अलॉटमेंट के केस में हम देख रहे हैं कि हम जो है वो कितना मंगाए, सिर्फ 440 ही मिला है हमको। मिलना कितना चाहिए था 500 मिलना चाहिए था, यानी 150 इस पर भी मिलना चाहिए था 15,000 है, लेकिन मिलेगा कितना, सिर्फ मिला है हमें 440। ओके, कोई बात नहीं है, तो 440 इंटू जो 300 है उसको कर दिए
तो 1,32,000 आ गया। ओके, टू डिवेंचर, ये तो 150 सेल होना ही चाहिए। फेस वैल्यू है, तो जब फेस वैल्यू @500 है तो @500 इंटू 3L 150 हो गया। अब देखिए हमें वहाँ पे लिखा था कि प्रीमियम पर उसको रिडीम कर रहे हैं, तो प्रीमियम पर जब कर रहे हैं तो प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है आपका 6%, तो 6% आप 1,000 का निकालेंगे, सॉरी प्रीमियम 5% है, परसेंट आप प्रीमियम निकालेंगे यानी कि 50, तो 50 इंटू 3L 300L तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 लाख। अब 15,000 लाख ये, और डिस्काउंट जो आपका है ये 6% वाला, तो 300L का आप 6% डिस्काउंट निकालेंगे तो 18,000, और प्रीमियम निकालेंगे तो 15,000। तो टोटल जो लॉस बियर कर रहे हैं आपको उसको यहाँ दिखाते हैं। पहले डिबेंचर जो आपको रिसीव हो रहा है वो दिखा देंगे, फिर आप दिखाएंगे कि आपका कैपिटल कितना से होना चाहिए था वो, आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं ये, और डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों कितना दे रहे हैं ये, तो 18, 15, 33,000 L हो गया। ओके, अब ये टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये @500 रिसीव हुआ है तो टोटल 1,500 1,50,000 L है। अब उस पर कम रिसीव हुआ है 440 से, तो 440 से वो हो गया, और ये जो दोनों है इसमें प्रीमियम वाला भी और 5% 6% डिस्काउंट वाला भी दोनों को दिखा दिए, यानी कि दोनों कितना हो गया, एक 5% एक 6%, मतलब 11% आप निकालेंगे, और 300L का तो 33,000 L, वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। और ये कैपिटल और ये प्रीमियम, मतलब प्रीमियम भी हमारे लिए लॉस ही होता है, ठीक है, एक लायबिलिटी है इसलिए इसको क्रेडिट कर दी, और ऊपर लॉस भी है इसलिए उसको डेबिट कर दिया। एक लॉस तो वो है जो हम डिस्काउंट पर इशू हुआ। अब आ गया ये 6 का C, ये क्वेश्चन भाई हमेशा ऊपर रहता है, पता नहीं इस बार जो ICI है वो नीचे क्यों दिया, अब ICI जाने। इसमें जो पूछा है कि आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट भी इसको लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट है, वो होगा या नहीं होगा, कौन कौन केसेस में होगा, ये क्वेश्चन साफ था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल ड्राइवन इंजन बाई CNG। अब बताइए पेट्रोल इंजन को आप हटा दिए, पेट्रोल ड्राइवन इंजन को CNG लगा दिए, क्यों आप लगाएं, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए टिके, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो टिकता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, साफ सा है। दूसरा देखिए क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर फॉर द ट्रिप्स ऑफ अब्रोड ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब ये मत सोचिए कि ट्रिप्स के लिए अब्रोड गया है मतलब कैपिटल बहुत दिन के लिए बार बार थोड़े जाएगा। देखिए कैपिटल एसेट्स परचेज करने का, कैपिटल एसेट्स आप बार बार नहीं बिजनेस में परचेज करते हैं, एक ही बार परचेज करते हैं, तो वो कैसा एक्सपेंस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट वन, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। वर्किंग में जो आपका डे टू डे खर्चे हो रहे हैं उसको आप कम करना चाहते हैं, मतलब आप एक ही बार खर्चा करना चाहते हैं, तो एक ही बार जब आप खर्चा करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाई फायर। अब आपका इन्वेंट्री डैमेज हो गया फायर के कारण, तो क्या ये बार बार आपके बिजनेस में होगा, नहीं, एक बार होगा, तो जो पैसा उससे मिला है वो होगा कैपिटल रिसीव्ड। ऊपर देखिए क्वेश्चन में रिसीप्ट बोला ही नहीं था फाइंड करने को, उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखा था। खैर नेक्स्ट वन, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखिए पहली बार कोई आप फैक्ट्री खरीदे थे उस पर पहली बार आप पेंट करवाना, तो क्यों करवाना है, ताकि ये लॉन्ग टर्म तक चले। आप बार बार करते तो वो, लेकिन अब एक बार करवाना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन था वो कम सब्सक्रिप्शन का, वो नया क्वेश्चन है बिल्कुल, तो उसको एक स्पेशली अलग तरीके से मैं उसको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वीडियो मैं लंबा नहीं खींचना चाहता था, 1 घंटे तक जाने देना चाहता था, ठीक है। और आगे आपका लॉ का भी आएगा, हर एक चीज़ का MTP आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, और बिल्कुल एक एग्ज़ाम के वे में। थैंक यू।